तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका पहले वाले टॉपिक से रिलेट है। तो मैं आपको एक बार पहले वाला टॉपिक जो है उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। चाहे तो आप उसका लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था उसमें क्या था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एक समतल तरंगाग्र जो था उसको फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया था। अर्धावर्ती कटिबंध से क्या मतलब है कि अगर मेरे पास में पर्दे पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर मुझे तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर हर एक अर्धावर्ती कटिबंध से पहुंचने वाली तरंग में परस्पर कालांतर कितना होगा, λ/2 का होगा। यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट तरंग जाएगी वो कितना λ/2 कालांतर पे होगी, उसके आगे वाली तरंग जो है वो भी कितना λ/2 कालांतर पे होगी। और लास्ट हमारे पास में क्या कंक्लूज़न आया था कि एक समतल तरंगाग्र के द्वारा प्रेक्षण बिंदु P पर पहुँचने वाली परिणामी तीव्रता जो है, प्राप्त होने वाली जो परिणामी तीव्रता है वो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध, ये जो आपका प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है, इस कटिबंध के द्वारा प्राप्त होने वाली जो तीव्रता है, जैसे सपोज किया फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध से प्राप्त होने वाली तीव्रता कितनी है, I0 1 है। प्राप्त होने वाली तीव्रता की 1/4 होगी, 1/4 होगी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कि एक समतल तरंगाग्र के द्वारा हमारा जो प्रेक्षण बिंदु P है इस पे परिणामी तीव्रता का मान कितना होगा, जो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है इससे प्राप्त होने वाली तीव्रता का 1/4 होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या लिया, एक समतल तरंगाग्र लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन जो है उसमें हमारे पास में एक गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। जो भी आपका आपतित या विवर्तित तरंगाग्र है, स्लिट, जैसे आपके पास में ये एक लाइट सोर्स है, ये एक स्लिट है, तो स्लिट पे इंसिडेंट होने वाला तरंगाग्र आपका आपतित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और स्लिट से निकलने वाला विवर्तित तरंगाग्र या डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दोनों ही कैसे होते हैं, गोलीय या बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल होते हैं। तो समतल तरंगाग्र की जगह यदि मेरे पास गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र हो तो उस कंडीशन में हम उसे कैसे अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करेंगे, ये हमें आज देखना है। ठीक है, तो आपको देखिए, आपको गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र कब मिलेगा, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। उसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज किया मेरे पास में ये कार्डबोर्ड है, सीधा सीधा ले लेती हूँ मैं इसको, ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को यहाँ से मैंने सर्कुलर कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको कट किया, तो कट होने के बाद जो कार्डबोर्ड आया वो कार्डबोर्ड है ये। तो अब मेरे पास जो कार्डबोर्ड रह गया वो ये रह गया। देखिए, एक तो रह गया मेरे पास में ये कार्डबोर्ड, दूसरा ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, तो अगर मैं लाइट सोर्स के सामने इस कार्डबोर्ड को रख देती हूँ, है ना, लाइट सोर्स के सामने मैंने ये वाला कार्डबोर्ड रख दिया, तो मैंने क्या किया, लाइट के सामने मैंने रख दिया एक वृत्ताकार चकती को। किसको रख दिया, वृत्ताकार चकती को, या हम कहें इसको हम डिस्क भी बोलते हैं, सर्कुलर डिस्क को। तो अब लाइट जो है वो इसके किनारों से बैंड होकर के पहुँचेगी, उस कंडीशन में आपको गोलीय तरंगाग्र मिल सकता है ना। या सेकंड हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को रख दिया, ये आपके पास कहलाता है वृत्ताकार द्वारक। वृत्ताकार द्वारक जो आपका सर्कुलर अपर्चर है वो ये कहलाता है। तो अगर मैंने इसको रख दिया लाइट के सामने, तो लाइट क्या करेगी, जो लाइट सोर्स है उससे लाइट क्या है, इन किनारों से बैंड होकर के जाएगी, है ना, इन किनारों से बैंड होकर के अंदर वाले क्षेत्र में जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो गोलीय, इन दोनों कंडीशंस में जब हम लाइट से डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा, और उस गोलीय तरंगाग्र को हम लोग अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करके प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। हाँ, देखिए टॉपिक क्या है,
परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंध या फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस। देखिए, अगर आपके पास में ये एक सपोज़ किया ये एक स्लिट है, ठीक है, और ये एक लाइट सोर्स है ना, और इस तरफ आपके पास स्क्रीन लगी हुई है। तो अगर आपके पास में सबसे पहले परिमित दूरी पर, है ना, परिमित दूरी पर अगर आपके पास में स्लिट से लाइट सोर्स और स्क्रीन दोनों ही कैसे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, अनंत दूरी पर नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा, जैसा हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और उस गोलीय तरंगाग्र को आपको किस तरीके से अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करना है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जैसे सपोज़ किया मैंने एक लाइट सोर्स ले लिया S, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस लाइट सोर्स S से इस बिंदु स्रोत से निकलने वाला, सपोज़ किया ये गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है, और ये गोलीय तरंगाग्र जो है वो ये है ना। इस गोलीय तरंगाग्र को भी मैं अच्छे से बना लेती हूँ। ये एक गोलीय तरंगाग्र है, इसको नेम दे देते हैं W डैश। अब मुझे क्या करना है, इस गोलीय तरंगाग्र के कारण जो मैंने यहाँ एक स्क्रीन लगा रखी है, उस स्क्रीन पर प्रेक्षण बिंदु P पर मुझे तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जैसे सपोज़ किया ये मैंने एक प्रेक्षण बिंदु ले लिया P, ठीक है। अब S और P को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये कहाँ कट करता है, ये यहाँ कट करता है, इसको देते हैं हम O नेम, है ना। और O जो है ये आपके पास में जो तरंगाग्र W डैश है इसका ध्रुव कहलाएगा, O जो है वो ध्रुव कहलाएगा। अब सपोज़ करते हैं कि S से O की डिस्टेंस कितनी है A, और O से P की डिस्टेंस कितनी है B। इसका मतलब बिंदु स्रोत से जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस दूर है, A प्लस B डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है, A प्लस B डिस्टेंस दूर है। S P जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A प्लस B है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस गोलीय तरंगाग्र को हमें अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करना है। तो गोलीय तरंगाग्र को तो हम अर्धावर्ती कटिबंध में कैसे विभाजित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो SP है, इस SP को एक अक्ष मानते हुए इसके लंबवत दिशा में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पर एक समतल बना देते हैं, है ना। और इस समतल को नाम दे देते हैं हम कितना, AB। कितना नेम दे दिया हमने इसको, AB, है ना। ये हमने एक समतल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या बनाने, अर्धावर्ती कटिबंध बनाने, है ना। अर्धावर्ती कटिबंध की कंडीशन क्या है कि आपके पास में जो परस्पर पहुँचने वाली तरंगे हैं उनके मध्य कालांतर कितना होना चाहिए, λ/2 का कालांतर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो AB है इस समतल पर हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज़ किया मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, है ना, और इसको मैंने लास्ट अर्धावर्ती कटिबंध का नेम दे दिया MN। ये भी मैं बताऊंगी आपको लास्ट वाला क्यों दिया है। हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत सारे अर्धावर्ती कटिबंध बना दिए, है ना। तो ऐसे करते हुए मैंने सपोज़ किया मेरे पास nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध इस पॉइंट पर आया, और मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया MN। ये nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध को टच करेगा, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास में एक किरण जो है, एक प्रकाश की किरण पॉइंट S से निकलती है, और वो कितना ट्रैवल करती है, वो करती है ट्रैवल S MN, और उसके बाद वो ट्रैवल करती है MN P, ठीक है। और दूसरी किरण कितना ट्रैवल करती है, SO और OP, ठीक है। तो अगर मेरे पास में ये अर्धावर्ती कटिबंध है तो क्या होना चाहिए कि जब मेरे पास में जो पहली किरण, ये जो किरण ट्रैवल करती है SMN प्लस MNP, ठीक है, एक तो ये हो गया पाथ, और दूसरी किरण जो ट्रैवल करेगी वो ये ट्रैवल करेगी SO प्लस OP, SO प्लस OP। तो जब मैं इस पथांतर में से इस पथांतर को माइनस करूँगी तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, λ/2 का
n टाइम मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ये nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध लिया है। अर्धावर्ती कटिबंध की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, यही कहते हैं ना कि अगर हमारे पास में अर्धावर्ती कटिबंध से, है ना, और अर्धावर्ती कटिबंध से पहुंचने वाली जो तरंग है उसका जो यहाँ तरंग है उससे जो कलांतर है वो क्या होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए। परस्पर तो कलांतर λ/2 होना चाहिए, और अगर nth नंबर की है तो कलांतर कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ λ/2। तो अगर एक किरण मेरे पास में ये ट्रैवल करके जाती है SMN + MNP, और दूसरी किरण स्ट्रेट जाती है SO + OP, तो दोनों के मध्य पथांतर कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ λ/2। ठीक है। अब अगर ये अपने पास में nवें नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध है ना, तो अपने पास में यहाँ O सेंटर पॉइंट से, इस O ध्रुव से लेकर के Mn तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Rn, nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। ठीक है। अब मेरे पास में ये जो मैंने सपोज किया है, ये जो मैंने अजम्पशन लिया है, इसको मुझे कैलकुलेट करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा SMN की वैल्यू, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितनी हुई। दूसरा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा MNP कितना हुआ, ये MNP कितना हुआ। ठीक है। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ट्राइंगल लेते हैं। इस कंडीशन को मैं अभी यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया ट्राइंगल, कौन सा, SMNO, है ना। यहाँ मैंने ट्राइंगल ले लिया SMNO। अब ये जो ट्राइंगल है आप देखो, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम SMN का स्क्वायर कितना हो जाएगा, SMN स्क्वायर = MNO स्क्वायर, है ना। या हम ऐसे कर लेते हैं SO स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं SO स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर, OMN स्क्वायर। ठीक है। अब SO की वैल्यू कितनी है, ये कितना डिस्टेंस दूर है, ये A डिस्टेंस दूर है, और ये कितना है, RN डिस्टेंस दूर है। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर। ठीक है। अब आप ये देखो कि ये आपके पास में स्लिट है, और ये आपके पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत से स्लिट जो है ना, वो कितनी दूरी पर स्थित है, वो आपके पास में A दूरी पर स्थित है ना। और ये प्रकाश स्रोत और स्लिट नहीं, सॉरी, ये आपका तरंगाग्र है ना, सॉरी, ये आपका प्रकाश स्रोत और ये आपका तरंगाग्र कितने दूरी पर है, A दूरी पर स्थित है। और जो तरंगाग्र है उसको हमने छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया है। ठीक है। तो यहाँ पर A की तुलना में Rn कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। Rn कैसा है, बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर SMN की जो वैल्यू है, पहले तो उसको लिख लेती हूँ A स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको A को कॉमन निकाल लिया। कैसे, यहाँ मेरे पास में A कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, 1 + RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर टू द पावर ½ ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रकाश स्रोत है और जो तरंगाग्र है ना, वो A दूरी पर है, लेकिन उसकी तुलना में हमने तरंगाग्र को जितने अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया है वो रेडियस बहुत छोटी सी है, बहुत माइन्यूट सी है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हुआ, न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जब यूज़ करेंगे तो उससे ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में SMN = A1 + RN स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + x⁴n। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 + nx, फिर उसके बाद में n(n−1) x² अपॉन फैक्टोरियल 2, इस टाइप से टर्म जाती है। अपने मतलब की टर्म ये है 1 + nx। तो हमने क्या किया, 1 + n 1/2 था जो यहाँ आ गया RN स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर।
ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमें किसको कैलकुलेट करना था, एम एन पी को। तो एम एन पी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल एम एन ओ पी। मैंने ट्राइंगल ले लिया एम एन ओ पी, है ना। अब एम एन पी किसके, एम एन पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ पी, है ना, ओ पी स्क्वायर और एम एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया कितना, ओ पी स्क्वायर प्लस एम एन ओ स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना, ओ पी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर और एम एन ओ की वैल्यू कितनी है आर एन स्क्वायर। अगेन अपने पास सेम कंडीशन है, जो तरंगाग्र है उस तरंगाग्र से पर्दा जो है वो बी डिस्टेंस पे है और बी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या आर एन से, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एम एन पी जो है ये स्क्वायर को मैं इस साइड ले गई, ये हो गया हाफ। ये सब तो आप बहुत समझदार हैं, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो आप सभी कर लेते हैं। अब हमने इसमें से b कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास में कितना, b कॉमन लेते ही यहाँ हो गया 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब हम इसमें लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने से ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में b1 प्लस हाफ, यहाँ आ जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ एम एन पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 बी स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं जो हमारी कंडीशन थी, है ना, उस पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसको भी हटा देती हूँ मैं, टॉपिक के नाम की अब आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अब भगवान जी के नाम तो आपको मालूम पड़ गया, अब तो आप दर्शन कर रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में कितनी वैल्यू थी, क्या थी कंडीशन, एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस ओ प्लस ओ पी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, यही लिख देती हूँ मैं, एन लैम्डा बाय 2। जैसे एक टॉपिक के बहुत सारे नेम होते हैं, जैसे आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको हम बोलते हैं 2 स्लिट इंटरफेरेंस, है ना। ऐसे ही हमारे एक सर थे, वो हमें बताया करते थे कि जैसे भगवान जी के बहुत सारे नाम होते हैं, हनुमान जी को हम बालाजी भी कहते हैं, बजरंग बली भी बोलते हैं, तो इसी तरीके से एक टॉपिक के बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो कभी कभी हमें टॉपिक पता होता है लेकिन वो दूसरे नेम से एग्ज़ाम में आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, हाँ अब हमें कैलकुलेट ये करना है। तो पहले मैं इन दोनों की वैल्यूज़ रख लेती हूँ। एस एम एन की वैल्यू कितनी है, एस एम एन की वैल्यू है ए 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। और प्लस एम एन पी की वैल्यू कितनी है, b1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, ठीक है। और एसओ और ओपी माइनस ए, एसओ कितना है और ओपी कितना है माइनस बी, या ए प्लस बी कर लो आप, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब हमने ए को अंदर लिया यहाँ, तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, ये होना चाहिए किसके इक्वल, एन लैम्डा बाय 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब हमने क्या किया, ये जो ए है, ए को हम अंदर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन ए, ये कितना हो जाएगा ए आर एन स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया हमारे पास में प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b को अंदर ले लिया, b प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय 2। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं मैडम सफाई के नंबर भी होते हैं क्या, तो ऐसे ही
कल मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम तनीज़ के नंबर हैं क्या? तनीज़ के नंबर मतलब तनीज़ के फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर का मतलब ये है कि मैंने पूछा क्यों चाहिए भाई तमीज़ के फ़ोन नंबर, मेरे पास तो नहीं है। बोला मैडम जो जिसको देखो वो यही बोलता है मैडम तमीज़ से बात करना, तमीज़ से बात करना। हाँ देखिए यहाँ आपके पास में ए और बी जो है, ए और बी से कैंसिल हो गए, तो यहाँ आपके पास कितना आ गया, ये आर एन स्क्वायर को भी मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो कॉमन लूँगी। इस डायग्राम को मैं हटा देती हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, आर एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1/2a प्लस 1/2b इक्वल्स टू एन लेमडा बाई 2, है ना, या 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू एन लेमडा बाई 2, है ना। ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास में। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है कि अर्धावर्ती कटिबंध हमने कितने संख्या में विभाजित किया है। n हमें मालूम है, जो हमने प्रकाश स्रोत यूज़ में लिया है उसका हमें लैम्डा नोन है। हमें ये भी पता है कि स्लिट से हमने प्रकाश स्रोत को कितनी दूरी पर रखा है, a दूरी पर, वो भी हमें मालूम है ना। और जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र से पर्दा कितनी दूरी पर है वो b भी हमें मालूम है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा 2 से मैं 2 कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर आर एन स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर एन लैम्डा अपॉन 1/a प्लस 1/b, है ना। और आप इसको लिख सकते हैं ए बी का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा एन लैम्डा, ए बी चला जाएगा ऊपर और यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास रेडियस के लिए, जहाँ से आप nवें कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। हाँ देखिए रेडियस के लिए क्या एक्सप्रेशन आया अपने पास में, आर एन इक्वल्स टू एन लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी और टू दी पावर हाफ, है ना। ये आया अपने पास में nवें कटिबंध की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि ये हमारे पास में जैसे लाइट सोर्स एस है, ठीक है, और ये गोलीय तरंगाग्र है डब्ल्यू डैश, और यहाँ मुझे स्क्रीन पर एक पॉइंट P है जिस पे मुझे प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तरंगाग्र जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब ये तरंगाग्र जो है गोलीय तरंगाग्र ऐसे 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 आगे अपनी दिशा में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब गोलीय तरंगाग्र को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं फिर अर्धावर्ती कटिबंध में। अगर ये गोलीय तरंगाग्र मेरे पास में सामने होता, मतलब ऐसे होता गोलीय तरंगाग्र, तो आप क्या करते, इसको बहुत सारे अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर देते, है ना। पर P बिंदु के रेस्पेक्ट में विभाजित करना है, और P बिंदु के रेस्पेक्ट में ये गोलीय तरंगाग्र कैसे बढ़ रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप समझ गए होंगे, है ना। ये 3D में ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे विभाजित करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो तरंगाग्र है इसको जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु को जब हम बिंदु स्रोत से मिलाते हैं तो तरंगाग्र के जिस बिंदु पर ये कट करता है उस बिंदु को केंद्र मानते हुए हम इस अक्ष के लंबवत एक समतल पृष्ठ खींच लेते हैं AB, और उस समतल पृष्ठ को हम n अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे अर्धावर्ती कटिबंध देते हैं। अभी तो मैंने mn लिया, mn पॉइंट लिया था, तो ये nवें कटिबंध की त्रिज्या आई, है ना, nवें कटिबंध की त्रिज्या आई, मतलब nth नंबर का जो
हाफ पीरियड जोन है उसकी रेडियस ये आई अपने पास, है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, बहुत सारे अर्धावर्ती कटिबंध होंगे और पी के रेस्पेक्ट में उनका डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा λ/2, सेकंड वाला जो है अर्धावर्ती कटिबंध उसमें फिर प्लस लैम्डा होगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा लैम्डा, फिर और ज़्यादा तो 3 λ/2, ऐसे nth वाले पे जाएंगे तो उसके लिए कालांतर पथांतर जो है वो कितना हो जाएगा n λ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी गोलीय तरंगाग्र के कारण परिणामी बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम उस गोलीय तरंगाग्र को अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित नहीं करते हैं, हम उसके बराबर में एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं। कैसे लेते हैं उस समतल पृष्ठ को, जो जिस प्रेक्षण बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो उसको हम बिंदु स्रोत से मिलाते हैं, मिला करके तरंगाग्र पे वो जिस बिंदु पर काटता है ना, वहाँ हम एक समतल पृष्ठ ले लेते हैं और उस समतल पृष्ठ को हम अनेक अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित करते हैं और फिर उन अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आने वाली तीव्रता को हम बिंदु P पर कैलकुलेशन कर लेते हैं या आकलन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध जो है उसके लिए रेडियस आ गया। अब nth नंबर वाला अर्धावर्ती कटिबंध जो है उसके लिए एरिया कितना आएगा, तो यहाँ हम ले लेते हैं एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, है ना। nth हाफ पीरियड जोन कितना होना चाहिए एरिया, आपको सबको पता है। जैसे ये मेरे पास में एक अर्धावर्ती कटिबंध है पूरा, ये बन गया अर्धावर्ती कटिबंध, है ना, ये पूरा है। तो सेम वही कंडीशन है अर्धावर्ती कटिबंध में, क्या करना चाहिए मुझे, ये मेरे पास में रेडियस है Rn, है ना, और ये वाली रेडियस है मेरे पास में Rn-1। तो क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन के लिए पाई Rn² माइनस पाई Rn-1²। फर्स्ट वाले के एरिया में से सेकंड वाले को माइनस कर दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा पाई Rn² कितना हो जाएगा, यहाँ पर Rn² कितना हो जाएगा n लैम्डा ab/a+b और Rn-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n को रिप्लेस कर दे हम किससे, n-1 से, तो n-1, है ना, फिर एज इट इज आएगा लैम्डा ab/a+b, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप देखो क्या क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन, लैम्डा कॉमन, ab/a+b भी कॉमन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ ले लिया लैम्डा ab/a+b और ब्रैकेट में कितना आ गया n-n+1, है ना। तो एक्सप्रेशन कितना हो गया अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 1 ही रह गया, तो ये कितना आ जाएगा पाई लैम्डा ab/a+b, ये आ गया nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। हाँ देखिए, हाँ तो हमने क्या कंक्लूज़न निकाला, इस प्रकार वास्तविक गोलीय तरंगाग्र को प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष ध्रुव से पारित एक समतल पृष्ठ से प्रतिस्थापित कर, हमने यही किया था ना, क्या किया था, वहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स S लिया था। पहले तो आप लोग ये देख लें कि आपके पास में जो क्षेत्रफल आया था वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए जितने भी अर्धावर्ती कटिबंध हैं सबका क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक बार ये जो लिखा है ये समझा देती हूँ। वैसे हम लोग पूरा डेरिवेशन में यही समझते हुए आए हैं। ये लाइट सोर्स S था, तो हमने क्या किया, यहाँ से निकलने वाला जो गोलीय तरंगाग्र था इसको हम लोग अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित ना करके हम क्या करते हैं, जिस प्रेक्षण बिंदु P पर हमें प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ हमें एक ध्रुव प्राप्त होता है और इस ध्रुव से हम एक समतल पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। तो यही मैंने लिखा है, इस प्रकार वास्तविक
देखिए, इस प्रकार वास्तविक गोलीय तरंगाग्र को प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष ध्रुव ओ जो है ना, ध्रुव ओ से पारित एक समतल पृष्ठ हमने कौन सा लिया, ए बी से प्रतिस्थापित कर उसे अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर देते हैं, जिससे प्रेक्षण बिंदु पी पर इन कटिबंधों से परिणामी विक्षोभ वास्तविक तरंगाग्र के कारण परिणामी विक्षोभ के तुल्य होता है। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, कारण ये है वीडियो हो जाता है बहुत लंबा, है ना, तो फिर अपलोड करने में भी दिक्कत रहती है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और वीडियो में यदि कोई कमी हो तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसके साथ साथ में आपको बीएससी के फिज़िक्स के किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। और अगर आपको मेरा टॉपिक जो है, मैं जो समझाने का आपको ट्राई कर रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।